हेलो क्लास, वेलकम टू एस केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल चैप्टर के आयनाइजेशन पोटेंशियल टॉपिक पे बात करेंगे। हम लोगों ने बात करना है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ओके। जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईपी कहते हैं। इसका एक और नाम होता है, वो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। और एनर्जी के जगह पे हम लोग यूज करते हैं एंथैल्पी वर्ड। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से भी इसको जानते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं आईई। तो इस तरह से आयनाइजेशन पोटेंशियल के तीन नाम हो जाते हैं: आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल? हम लोग बोले आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में अगर नॉर्मल कुछ बताया जाए पहले, तो हम लोग ये जानते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है एक ऑर्बिट के आउटर मोस्ट और एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ओके। एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड आईपी। तो हम लोग एक छोटी सी प्रैक्टिकली बात करते हैं। सपोज ए बी एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, जिसमें हमको ए का आईपी निकालना है, ठीक है। ए का क्या करना है? आईपी निकालना है। तो हमने क्या करना है, जैसे हम लोग बात की है कि आईपी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम और आयन। दिस इज कॉल्ड आईपी, ओके। हम लोग ए बी कंपाउंड को हीट करें। ए बी कंपाउंड को हम लोग क्या किए? एनर्जी दिए। तो ये ए बी कंपाउंड ब्रेक कर गया। कैसे ब्रेक कर गया? हीट करने पे ब्रेक कर गया ए और बी में, ए और बी में ब्रेक कर गया। यहाँ पे देखिए ए क्या हो गया? अलग हो गया। तो हमको ए के बारे में बात करनी है, तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ ए को लिखते हैं। ए क्या हो गया? अलग हो गया। अलग हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं ये आइसोलेट हो गया। क्या हो गया? आइसोलेट हो गया, राइट। ए हो गया आइसोलेट। तो ए आइसोलेटेड फॉर्म में आ गया, वो अलग हो गया, बी से आइसोलेट हो गया। लेकिन ए ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सिर्फ अपना बॉन्ड ब्रेक किया बी के साथ। ए बी के बीच का बॉन्ड टूटा इस एनर्जी से। इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हुआ, इसलिए इस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी, है ना। इसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। ये आईपी नहीं हुआ। ए के अंदर हम फिर से हीट करेंगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि अगर आईपी जानना है, आईपी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हम लोग एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा हम इसमें एनर्जी देते रहेंगे। हमने फिर से इसमें एनर्जी दिया, ठीक है। हमने फिर से इसमें एनर्जी दिया। एनर्जी देने पे ए जो है ये अभी अपने सॉलिड फेज में है, सॉलिड फेज में है। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज करेगा और वो लिक्विड कन्वर्ट होगा। एनर्जी देते रहेंगे, वो लिक्विड से क्या हो जाएगा? अपने गैस के फॉर्म में चला जाएगा। तो ए क्या हो गया? अपने गैसियस फेज में चला गया, गैस बन गया, है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, हाईलाइट कर देंगे गैस को। ए जो है वो क्या हो गया? गैस हो गया, और अभी भी वो आइसोलेटेड फॉर्म में ही है, राइट। अभी भी वो क्या है? आइसोलेटेड फॉर्म में ही है। तो ए अभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में है। तो हम लोग आइसोलेटेड को भी हाईलाइट कर देते हैं कि ए जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में हो गया। अब थोड़ी बात करें कि हम लोगों ने पहली बार जब एनर्जी दिया था तो ए का बॉन्ड ब्रेक किया, और ये बॉन्ड ब्रेक करके आइसोलेट होकर के ए अलग हो गया। ए सॉलिड फेज में था, हमने फिर से एनर्जी दिया। ए अभी भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं किया, इसने खुद को सॉलिड फेज से गैसियस फेज में कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहाँ सॉलिड फेज से क्या किया? गैसियस फेज में कन्वर्ट कर दिया। ये अपने गैसियस फेज में चला गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं किया। तो ये एनर्जी क्या कहलाएगा?
ये एनर्जी कहलाएगा सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी है ना, सब्लिमेशन एनर्जी। क्यों कहलाएगा सब्लिमेशन एनर्जी? क्योंकि ये एनर्जी कहाँ चला गया, इसको सॉलिड से गैसियस फेज में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो सॉलिड से गैसियस फेज में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन हमको अभी भी इन सब से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से, कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा हम देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे और एनर्जी दी, ए में और हमने हीट किया, ए में हमने हीट किया, यहाँ पे और एनर्जी गया ए के अंदर में। अब आप देखें ए को, तो ए आइसोलेट हो चुका था, अब सॉलिड से गैसियस फेज में भी आ गया, तो ए अपने मिनिमम एनर्जी, ए अपने सबसे नॉर्मल स्टेट में चला गया है, सबसे नॉर्मल स्टेट में चला गया। ए के अंदर और सिंप्लिसिटी नहीं हो सकती, ए गैसियस फेज में आ गया और ए आइसोलेटेड फेज में भी आ गया। अब ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जाएगा, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ए से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा देगा, है ना। तो यहाँ से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करके ए जो है ये ए प्लस बन जाएगा और यहाँ से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रहा, सिर्फ ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिस्पॉन्सिबल रहा एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, ना कि पीछे के दोनों। ये दोनों अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे हैं। पहला अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है, दूसरा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टेट चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है, इसलिए उसको सब्लिमेशन एनर्जी कहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिस्पॉन्सिबल था, सिर्फ उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम आईपी कहेंगे। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल है ना। तो अब हम लोग आईपी को डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करें, क्या बोल सकते हैं आईपी के डिफिनेशन में? बोल सकते हैं कि आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिमूव a loosely held single electron from the outermost orbit of an atom or ion, and the atom or ion must be in isolated and gaseous phase। ध्यान दीजिएगा, इस एटम या आयन को अपने आइसोलेटेड और गैसियस फेज में होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ये जो स्टेप है ए से ए प्लस का बनना, यही आईपी कहलाएगा, ये लास्ट स्टेप। और लास्ट स्टेप में ए क्या है, आइसोलेटेड और गैसियस स्टेट में है। तो हमने क्या बोलना है, हमको बोलना है कि आईपी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन is called IP, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम लोग लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? लिख देंगे कि IP is the minimum amount of energy, minimum amount of energy, amount of energy which required to remove a single electron from the outermost orbit of an isolated gaseous एटम और आयन, ठीक है। आइसोलेटेड गैसियस होना चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं। क्लियर है डेफिनेशन? चलिए फिर हम लोग बात करें कि आईपी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिर अब हम लोग आगे देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल।
है ना। अगला हम लोग का जो हेडिंग है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला जो फैक्टर है आयोनाइजेशन पोटेंशियल को इफेक्ट करने वाला वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। आईपी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, ठीक है, जो होता है जेड स्टार। दूसरा जो होता है वो होता है एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज। तो आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियाई के या एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज जब इंक्रीज करेगा तो आईपी डिक्रीज करेगा। और थर्ड जो होता है वो होता है आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले के ऊपर बात करते हैं। आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। हाउ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? फर्स्ट, effective nuclear charge is the attraction by which an atom attracts the electrons of outermost orbit only. outermost orbit के electrons को attract करने के लिए न्यूक्लियस जो force of attraction create करती है, that is called ionization potential. तो ionization potential is directly proportional to effective nuclear charge. क्योंकि अगर न्यूक्लियस अपने outermost orbit के इलेक्ट्रॉन्स को काफी जोर से पकड़ ले, अगर न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को काफी जोर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, जितना जोर से अट्रैक्ट करेगा आपको उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। किस केस में? जब न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से पकड़ दे, टाइटली हेल्ड करे, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका इंक्रीज कर जाएगा, है ना। दूसरा एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? देखो, अगर साइज आपका इंक्रीज करेगा तो जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज करता जाए, सपोज ये आपका रेडियस है, ये न्यूक्लियस है और ये एक ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है और ये एक और n बढ़ गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ गया तो साइज देखो बढ़ गया। एक और देखो नंबर ऑफ n बढ़ गया तो साइज क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है और यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, 3 है। तो अप टू डाउन आते हुए आप क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ n मतलब ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या n क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस देखो इंक्रीज कर जाएगा, है ना, ये रेडियस इंक्रीज करने लगा। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या हो गया, इंक्रीज करने लगा। तो न्यूक्लियस को अब ज्यादा दूर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से न्यूक्लियस की डिस्टेंस इंक्रीज करने लगी, तो न्यूक्लियस को ज्यादा दूर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस जो होता है वो अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अट्रैक्शन की। तो जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आईपी क्या हो जाएगा, आईपी भी कम हो जाएगा, है ना। तो साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा धीरे पकड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इजीली रिलीज हो जाएगा, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिस वजह से आईपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और थर्ड जो होता है वो होता है आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो एलिमेंट्स जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं, उन एलिमेंट्स का आईपी जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर कोई एटम अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल है। और वो स्टेबल है तो उसके वो क्यों चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, लेकिन हम क्या सोचेंगे कि नहीं, आप एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करो और अपने आईपी को शो करो। और एटम का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नहीं है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो स्टेबल है, तो उसके स्टेबिलिटी को ब्रेक करना होगा एक इलेक्ट्रॉन को अगर रिलीज करना है तो। और स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को देना होगा,
तो ज्यादा से ज्यादा आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा स्टेबिलिटी ब्रेक करने के लिए, है ना। तो आईपी बढ़ जाएगा, स्टेबल आएगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, आईपी आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग्स आईपी होते हैं। इन फैक्टर अफेक्टिंग्स को पॉइंट करते हुए हम लोग वेरिएशन ऑफ आईपी इन पीरियोडिक टेबल अगले टॉपिक पे बात कर सकते हैं कि वेरिएशन क्या है, वेरिएशन ऑफ आईपी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर में आईपी का वेरिएशन कैसा होता है, आईपी कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करता है पीरियड में या ग्रुप में, लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन आते हुए क्या होता है। तो हम लोग बात करें when we move left to right in a periodic table, when we move left to right in a periodic table, एक पीरियड में हम लोग अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जेड जो होता है, जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इंक्रीज करता है। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार जो है ये इंक्रीज करेगा लेफ्ट से राइट जाते हुए। अगर ये इंक्रीज करेगा तो आईपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आईपी क्या हो जाएगा, आईपी आपका इंक्रीज करेगा, है ना, आईपी इंक्रीज करेगा। जेड स्टार जब इंक्रीज करता है तो साइज भी डिक्रीज करता है, तो साइज डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, तो आईपी इंक्रीज करेगा। जेड स्टार इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईपी के, तो आईपी भी इंक्रीज करेगा। और अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आए एक पीरियोडिक टेबल, है ना, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम की तरफ आते हैं एक पीरियोडिक टेबल में, है ना, इन अ ग्रुप, तो क्या होता है, देखिए टॉप टू बॉटम आते हुए n इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज करते हैं। तो n इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा, तो साथ ही साथ क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज करेगा। अब साइज इंक्रीज करेगा तो आईपी क्या हो जाएगा, आईपी आपका डिक्रीज करेगा। और जेड स्टार जो होता है, जेड स्टार है ना, वो कांस्टेंट रहता है, जेड स्टार ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसे ये देखा जाता है एक ग्रुप में मूव करते हुए। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक पीरियड में जेड स्टार इंक्रीज करेगा, जेड स्टार इंक्रीज करेगा, है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हुए, तो आईपी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आईपी इंक्रीज करेगा। और साइज डिक्रीज करता है एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए, तो साइज डिक्रीज करेगा तो आईपी इंक्रीज करेगा, है ना। एक ग्रुप में जब हम लोग अप टू डाउन आते हैं तो n क्या होता है, इंक्रीज करता है। n अगर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर इंक्रीज करेगा तो साइज इंक्रीज कर जाएगा, राइट। और साइज इंक्रीज कर जाएगा तो आईपी क्या हो जाएगा, आईपी भी इंक्रीज कर जाएगा। और जेड स्टार क्या रहता है, जेड स्टार तो कांस्टेंट रहता है ग्रुप में आते हुए, तो जेड स्टार कांस्टेंट ही है ना। यहाँ पे जब आप नोट करें तो इस चीज को यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर दें कि आईपी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्टार के, और आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। इस दो चीज को पॉइंट करके हमने ये वेरिएशन बनाया। आप देखें, हमने सिर्फ दो फैक्टर अफेक्टिंग्स को पॉइंट किया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को और एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज को, है ना। अभी एक फैक्टर अफेक्टिंग बचा हुआ है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फैक्टर्स पर भी बात कर दें। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एक पीरियड में काम करता है, लेफ्ट टू राइट जब हम लोग एक पीरियड में मूव करते हैं तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर जो होता है वो काम करता है। किस तरीके से काम करता है, चलिए देखते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करेगा। एक पीरियड के एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे ये लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, है ना। ये आपका सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड के ये एलिमेंट्स है। लिथियम का हम सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s1, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2s2, है ना। बोरॉन का सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन का हम अगर एकदम बाहर का इलेक्ट्रॉन लिखें, जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है वो है 2p1, कार्बन में 2p2 है, नाइट्रोजन में 2p3 है, ऑक्सीजन में 2p4 है, फ्लोरीन में 2p5 है और नियॉन में 2p6 है। तो ये एक पीरियड के एलिमेंट्स है। इसमें आप थोड़ा गौर करें तो बेरिलियम जो है, बेरिलियम ये आपके लिए 2s2 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, नाइट्रोजन 2p3 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा और
इनर्ट गैस नियॉन 2p6 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। बेरिलियम 2s2 कॉन्फ़िगरेशन को कुछ ऐसे शो करेगा, राइट। 2s2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2p3 को हम कैसे लिखते हैं, 2p3 को हम लिखते हैं इस तरीके से, है ना। और 2p6 को हम कैसे लिखेंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हम दिखा देंगे, है ना। p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, ठीक है। अब देखिए बेरिलियम अपने ऑर्बिट को कंप्लीटली फिल्ड किया, तो ये क्या शो किया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो किया, ठीक है। ये शो किया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ये शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। नाइट्रोजन का ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ है, तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, ठीक है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। और नियॉन के ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये क्या कर रहा है, ये फुलफिल्ड शो कर रहा है ना, फुलफिल्ड शो कर रहा है। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को नियॉन शो करेगा, है ना। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ये शो करेगा। तो बेरिलियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, नाइट्रोजन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, और नियॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है ना। एटम जब अपने हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो करे तो भी स्टेबल होता है, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो करे तो भी स्टेबल होता है। तो बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करने वाले एलिमेंट्स हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं बाकी जैसे 2s1 है, नहीं करेगा, 2p1 है, ये भी नहीं करेगा, 2p2 है, ये भी नहीं करेगा, 2p4 और 2p5 है, ये लोग भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो नहीं करेंगे। सिर्फ बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन करेगा। और हम क्या जानते हैं, आईपी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जिसने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो किया उसकी आईपी क्या हो गई, सबसे ज्यादा हो गई, उसकी आईपी सबसे ज्यादा। तो आईपी ऑफ बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन ज्यादा हो जाएगी, है ना। इन लोगों की आईपी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। अब एक नॉर्मल पीरियड में हम लोग अगर देखें, एक पीरियड में अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, आईपी क्या होता है, आईपी इंक्रीज करता है। आईपी क्या होगा, आईपी आपका इंक्रीज करेगा, राइट, आईपी आपका इंक्रीज करेगा। लेकिन जो स्टेबल है इसकी आईपी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसकी आईपी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इसकी आईपी ज्यादा हो जाएगी मतलब कि बेरिलियम का आईपी थोड़ा ज्यादा रहेगा अपने राइट वाले से। मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, बेरिलियम की आईपी ज्यादा रहेगी अपने राइट वाले से। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। देखो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए आईपी तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो स्टेबल है उसका आईपी ज्यादा होगा अपने राइट वाले से। उसकी आईपी तो ज्यादा होगी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने की वजह से। अब किससे ज्यादा होगी, तो अपने ठीक राइट वाले से। मतलब बेरिलियम की आईपी जो है वो अपने राइट के बोरॉन से ज्यादा। नाइट्रोजन जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, उसका आईपी ज्यादा होगा किससे, अपने राइट के ऑक्सीजन से ज्यादा। और नियॉन के राइट में तो कोई है नहीं, तो नियॉन की आईपी सबसे ज्यादा होगी। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि लिथियम के बाद बेरिलियम और बोरॉन के आईपी में कुछ गड़बड़ी हो गई ड्यू टू ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोन बाय द बेरिलियम एटम। बेरिलियम जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, उसका आईपी ज्यादा हो जाएगा किससे, बोरॉन से। फिर कार्बन को छोड़ने के बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फिर से हम देख रहे हैं कि आईपी का थोड़ा पंगा हो गया। क्या पंगा हो गया, नाइट्रोजन का आईपी ज्यादा हो गया ऑक्सीजन के आईपी से। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो हम लोग एक नॉर्मल पता है ट्रेंड बना सकते हैं। एक नॉर्मल ट्रेंड में अगर हम लोग बात करते हैं तो पता है क्या बोलेंगे कि एक के बाद, इस लिथियम के बाद, एक के बाद दो में गड़बड़, बेरिलियम बोरॉन में गड़बड़, फिर एक के बाद कार्बन के बाद दो में गड़बड़, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में गड़बड़, और फिर एक के बाद दो बना नहीं तो गड़बड़ हुआ नहीं। क्या बोलेंगे, एक के बाद दो में गड़बड़, एक के बाद दो में गड़बड़।
और एक के बाद दो बना नहीं तो गड़बड़ हुआ नहीं, राइट? एक के बाद दो में गड़बड़, फिर एक के बाद दो में गड़बड़, एक के बाद दो बना नहीं तो गड़बड़ हुआ नहीं। किस तरीके का गड़बड़? लेफ्ट से राइट जाते हुए आईपी इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर जाएगा, राइट? राइट, आईपी इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर जाएगा, इस तरह का गड़बड़ी। तो देखिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, फिर ऑर्डर हो जाएगा लिथियम का आईपी सबसे कम, बेरिलियम और बोरॉन में गड़बड़ी हो गया, और गड़बड़ी होकर के बोरॉन का आईपी कम हो गया, किससे? बेरिलियम से। और फिर कार्बन जैसा का तैसा रहा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में फिर गड़बड़ी आ गया ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का आईपी ज्यादा हो गया ऑक्सीजन से, और इसके बाद रहा फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा कौन रहा? नियॉन। तो ये हो गया IP1 का ऑर्डर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, है ना? आप हमेशा याद रखें, एक के बाद दो में गड़बड़, एक के बाद दो में गड़बड़, एक के बाद दो बना नहीं, गड़बड़ हुआ नहीं। इससे हम आईपी इन अ पीरियड निकाल पाएंगे। ओके, चलिए